पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ हो। मैं आज का संविधान हूं, मेरे सत्य को समझना ही होगा। 26 नवंबर 1949 का दिन, जिसे आजाद भारत के बेहतर भविष्य का स्वरूप तय करने वाली ऐसी आवाज के रूप में याद किया जाता है, जिसका संपूर्ण जीवन समाज में समानता के लिए कई तरह के संघर्षों से लड़ता रहा, एक समय बाद ऐसे पवित्र ग्रंथ में बदल गया जिसे देश का प्रत्येक नागरिक गर्व के साथ संविधान के रूप में याद करता है। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान पूरी तरह से भारत का सम्मान और स्वाभिमान बन गया। इस आवाज का नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इतिहास गवाह है जिसके वजूद पर अंग्रेजों से ज्यादा अगर किसी ने हमला किया है वह कांग्रेस पार्टी है। बाबा साहेब ने 1952 में बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी से पहला लोकसभा चुनाव लड़ा तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ बाबा साहेब के पर्सनल असिस्टेंट नारायण काजरोलकर को मैदान में खड़ा कर दिया। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके खिलाफ प्रचार में जुट गए थे। साम दाम दंड भेद से बाबा साहेब को हरा दिया। बाबा साहेब ने 1954 में भंडारा सीट से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा, लेकिन दोबारा पंडित जी ने कांग्रेसी उम्मीदवार उनके खिलाफ उतार बाबा साहेब को लोकसभा में जाने से रोक दिया। इसके बाद जनसंघ को जन्म देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रयासों से बाबा साहेब राज्यसभा में पहुंचे। देश की आजादी के बाद भी बाबा साहेब के खिलाफ कांग्रेस की इसी मानसिकता का हमला जारी रहा। उसने देश में आपातकाल थोपकर संविधान को बंधक तक बनाया। यह सर्वविदित है, कांग्रेस जब तक सत्ता में रही जानबूझकर बाबा साहेब को भारत रत्न से भी सम्मानित नहीं किया। जब केंद्र में भाजपा समर्थित वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी तो सबसे पहले बाबा साहेब अंबेडकर को मरणोपरांत 31 मार्च 1990 में भारत रत्न से सम्मानित करके देश और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान को नमन किया गया। देश में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा। इसी वजह से संविधान दिवस मनाने में 65 साल लग गए। आइए अब आपको 2014 से देश की उस यात्रा पर ले चलते हैं जिसे मोदी युग कहे तो बड़ी बात नहीं होगी। मोदी सरकार ने बाबा साहेब की समाज में समानता वाली परिकल्पना को पूरी तरह से जमीन पर उतारने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की गई। साथ ही बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर भी संसद में स्थापित हो गई। 13 अप्रैल 2018 के दिन का जरूर जिक्र करना जरूरी है जब प्रधानमंत्री मोदी ने 26 अलीपुर रोड, जहां डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का शुभारंभ किया। यहीं पर बाबा साहेब ने 6 दिसंबर 1956 को अंतिम सांस ली थी। संविधान के सम्मान स्वाभिमान की कभी खत्म नहीं होने वाली इस यात्रा में महिला आरक्षण विधेयक पारित करके महिलाओं को संसद और विधान सभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया। ओबीसी के लिए न्याय और संविधान की रक्षा की दिशा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू किया। बाबा साहेब के सम्मान को घर घर तक पहुंचाने वाली भाजपा की यह यात्रा जब हरियाणा की धरा पर पहुंची तो उसकी मुलाकात राजनीति के एक ऐसे संत से हुई जो लंबे समय से बिना शोर मचाए संविधान निर्माता को अपनी कलम से नमन करते हुए समाज के शोषित पीड़ित वर्ग के लिए एक के बाद एक योजनाओं को अंजाम देते आ रहे थे। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था तब भी साथ काम करते थे।
और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी। तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। यहाँ बात हो रही है हरियाणा में 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन, शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल की, जिसके बनाए और दिखाए रास्ते पर चलकर 2024 के विधानसभा चुनाव में शानदार बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने नायब सैनी देश में हरियाणा का गौरव बढ़ा रहे हैं। देश प्रदेश की राजनीति में 70 साल के इस शख्स की पहचान जहर पीकर अमृत बांटने वाले उस संत की रही है जिसके पास आज भी अपना खुद का घर नहीं है और वे अपने शहरी विकास मंत्रालय से देश के 3 करोड़ जरूरतमंद परिवारों को घर देने जा रहे हैं। 2014 में जब इस राजनेता ने हरियाणा की बागडोर अपने हाथ में ली, मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उस समय यह प्रदेश कांग्रेस राज दलितों के अत्याचार से सना हुआ था। मिर्चपुर कांड, मदीना कांड, गोहाना कांड, स्वीटी कांड, कुरुक्षेत्र समेत अनेक शर्मसार करने वाली घटनाएं आज भी चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि कांग्रेस के हाथों ने किस कदर इस समाज की आत्मा पर कुठाराघात करते हुए तमाम मर्यादाओं का चीरहरण किया। यहां तक कि इसी सरकार में सरकारी फाइलों में दलितों के प्लॉट देने में हेराफेरी के मामले अभी तक सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार में सबसे कम नौकरी इसी समाज के शोषित पीड़ित वर्ग के युवाओं को मिली। 2014 में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहले नौकरी के इस बैकलॉग को पूरा किया। कांग्रेस ने मेडिकल पीजी में कभी आरक्षण नहीं दिया। भाजपा ने सत्ता में आते ही यह आरक्षण दिया। कांग्रेस ने नौकरी के क्लास ए, बी में अपने चहेतों को प्रमोट किया। मनोहर सरकार ने क्लास 1 व 2 में 20% आरक्षण दिया। यह जग जाहिर हो चुका है कि कांग्रेस ने क्लास 1 की नौकरी में अपने भाई भतीजों, चाहने वालों व अपनी जाति विशेष को लगाया, जिसके काले चिट्ठे भी लगातार सामने आ रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस की खर्ची पर्ची से नौकरी बेचने के बाजार को पूरी तरह से खत्म कर बिन खर्ची बिन पर्ची पारदर्शी व्यवस्था को पूरी तरह से लागू कर दिया, जिसके चलते पिछले 10 सालों में करीब 2 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरियों में सबसे ज्यादा फायदा दलित और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के योग्य बच्चों को मिला। आज हरियाणा में सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता की मिसाल पूरे देश में दी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में गर्व के साथ हरियाणा का नाम लेते हुए बिन पर्ची बिन खर्ची नौकरी की व्यवस्था का जिक्र जरूर करते हैं। और आप में से जो हरियाणा से परिचित होंगे उनको पता है, इन दिनों हरियाणा में एक उत्सव का माहौल है, नौजवान प्रसन्न है। और आपको पता है, हरियाणा में हमारी सरकार की पहचान विशेष पहचान है। वहां की सरकार की पहचान है, वो नौकरी देती तो है, लेकिन बिना खर्ची, बिना पर्ची वहां नौकरी देती है। मैं आज हरियाणा सरकार में नियुक्ति पत्र पाने वाले 26,000 नौजवानों को भी विशेष बधाई देता हूं। हरियाणा में कांग्रेस राज में पीड़ितों पर की गई ज्यादतियों का यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। इस सरकार ने खेलों में भी अनुसूचित जाति की भागीदारी को खत्म कर फर्जी प्रमाण पत्र वालों को नौकरियां दी, जिसके आज तक खुलासे हो रहे हैं। मनोहर सरकार के बाद
अब मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी पारदर्शिता व्यवस्था लागू कर इस खेल को खत्म किया है। यह सब बताना इसलिए जरूरी हो गया है कि संविधान हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रत्येक नागरिक को पूरी जिम्मेदारी, जवाबदेही के साथ अपनी अपनी बात रखने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसलिए इन तमाम घटनाक्रमों से आज के युवाओं को आत्मसात करना ही संविधान का असल सम्मान और स्वाभिमान होगा। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता, मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता। तमन्ना रखता हूं कि आसमान छू लेने की, तमन्ना रखता हूं कि आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने की इरादा नहीं रखता। वंदे मातरम।